सैलरीड क्लास हैं, यानी अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो उस केस में होम लोन लेने का क्या प्रोसेस है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो उस केस में होम लोन लेने का क्या प्रोसेस है। इन सब के अलावा ज्यादा से ज्यादा हमें कितने सालों के लिए होम लोन मिल सकता है, या फिर अगर हम कहें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 रुपए है तो उसे कितना होम लोन मिलेगा, यानी सैलरी के बिहाफ पे कितना होम लोन हमें मिलेगा। इस प्रकार के ढेरों सवाल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यानी वीडियो के एंड तक आपको होम लोन से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक बार हम इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम होम लोन के फीचर्स और एलिजिबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि आरबीआई का क्या रोल रहता है होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करने में। इन सब के अलावा ढेरों बैंकों को हम कंपेयर करेंगे कि होम लोन में कौन सा बैंक बेस्ट है। उसके बाद हम देखेंगे होम लोन की क्या स्टेजेस है। मान लीजिए आज आपने जाके होम लोन के लिए अप्लाई किया, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट क्रेडिट टीम के पास जाएगी, यानी आपका सिविल वेरिफिकेशन होगा, प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद डिसबर्समेंट होगी। ये सारे के सारे प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे कि बैंक में एक बार एप्लीकेशन देने के बाद किस किस प्रोसेस से वो एप्लीकेशन आगे जाती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप सैलरी क्लास हैं तब होम लोन लेने का क्या प्रोसेस है। उसके बाद देखेंगे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं, तब होम लोन लेने का क्या प्रोसेस है। फिर हम देखेंगे अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उस केस में होम लोन लेने का क्या प्रोसेस है। उसके बाद एक टर्म आती है बैलेंस ऑफ ट्रांसफर। जैसे मान लीजिए आपका आज होम लोन आईसीआईसीआई बैंक में चल रहा है और आप इसे ट्रांसफर करवाना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो वो उस प्रकार के होम लोन को क्या बोलते हैं, जिसे हम बैलेंस ऑफ ट्रांसफर बोलते हैं। फिर हम देखेंगे अगर आप मान लीजिए डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं तब होम लोन लेने का क्या प्रोसेस है। फिर हम होम लोन टॉपअप को डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम अलग अलग बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर करेंगे कि कौन सा बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है और हमें किस बैंक से होम लोन लेना चाहिए। यानी इसमें हम होम लोन की प्रोसेसिंग फीस, कौन सा बैंक कितनी प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद एट द एंड हम देखेंगे कि कौन सा बैंक बेस्ट है आज के समय होम लोन लेने के लिए। इस वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर आप किसी भी बैंक में जाके होम लोन लेते हैं तो बैंक आपसे एक ही सवाल पूछेगा कि आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन चाहिए या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन चाहिए। अब इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, यानी कोई 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा भी ये समझ जाएगा। देखो, अगर आप बैंक गए और आपने जाकर के ये बोला कि मुझे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन चाहिए, राइट, और आपने कहा कि मुझे होम लोन चाहिए 20 सालों के लिए होम लोन चाहिए, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए आज के समय एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6.75% होम लोन के लिए। आपने अगले 20 साल के लिए कहा कि मुझे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन चाहिए, तो कल को मान लीजिए होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे बढ़े या फिर घटे, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आपने 6.75% पे होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बुक किया है, तो अगले 20 सालों तक आपको 6.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही होम लोन भरना है। लेकिन अगर हम फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये मार्केट पे डिपेंड करता है। देखो, होम लोन एक ऐसी चीज है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई तय करता है। आरबीआई हर 2 महीने में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है जिसमें वो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है या फिर सेम भी रख सकता है। अब मान लीजिए आपने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज किया, राइट। होम लोन में अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज करते हैं और आज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.75% का चल रहा है, राइट। अब कल को मान लो आज से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए, मान लीजिए बढ़ के 7.75% पर चले गए, ठीक है। तो इस केस में आपकी जो 6 महीने के बाद बची हुई ईएमआई है, अगले जब तक भी 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, तो आपको बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ही अपनी ईएमआई पे करनी होगी। यानी जितनी ईएमआई आप भर रहे थे अभी तक उससे ज्यादा अमाउंट की बची हुई ईएमआई अब पे करनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए इसका उल्टा हो जाता है, कल को 6.75% से होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के मान लीजिए 5.75% पर आ जाते हैं, राइट। तो इस केस में अभी तक आप जितनी रकम की ईएमआई भर रहे थे उससे कम अमाउंट की ईएमआई आपको आगे पे करनी होगी। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि ठीक है, हमने समझ लिया कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है, लेकिन अब सवाल यह आता है कि इसमें से बेस्ट कौन सा है।
देखो आज के समय फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ट है, उसके दो तीन कारण हैं। देखो अगर मान लीजिए आज के समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ऑफर कर रहा है तो ये सिर्फ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए ही ऑफर कर रहा है। अगर आज आप जाकर के एसबीआई में बोलते हो कि मुझे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन चाहिए, क्या आप मुझे 6.75% पे देंगे? तो एसबीआई इस केस में कहेगा कि हम 6.75% पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं दे सकते। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1% महंगा ही आपको मिलेगा। यानी अगर आज आप जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन लेते हैं और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेना चाहते हैं तो आपको 7.75% पे ही मिलेगा। दूसरा फायदा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये है, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए आपकी 10,000 रुपए की मंथली ईएमआई, राइट, आज से 1 साल 2 साल के बाद कहीं से आपके पास 2-3 लाख रुपए इकट्ठे आ जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि चलो मैं ये इकट्ठा पैसा भर देता हूं ताकि मेरा जो लोन है वो जल्दी खत्म हो जाए। तो इस केस में इसे हम बोलते हैं प्री पेमेंट, राइट। अब ये प्री पेमेंट फैसिलिटी आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो इस केस में प्री पेमेंट पेनल्टी भी लगेगी। लेकिन अगर आपने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज किया है और अगर मान लीजिए कल को आपके पास 2-3 लाख रुपए इकट्ठा आ जाता है तो उस केस में मान लीजिए आप ये 2-3 लाख रुपए इकट्ठा भर देते हैं और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो किसी भी प्रकार की प्री पेमेंट पेनल्टी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। इन सब के अलावा होम लोन में अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर फ्लैट परचेज करते हैं या फिर घर की रेनोवेशन करते हैं, इन सारी चीजों के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो इनके लिए आपको होम लोन के अंडर ही लोन मिलेगा। इन सब के अलावा एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप 2.67 लाख रुपीस की डायरेक्ट सब्सिडी भी सरकार से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका खुद का पहला पक्का मकान होना चाहिए। यानी अगर आपका खुद का पहला पक्का मकान है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही आप होम लोन बैंक में जाके अप्लाई करना, उसमें आपको 2,67,000 रुपए तक की डायरेक्ट सब्सिडी सरकार की तरफ से आपको मिल जाएगी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर भी फ्यूचर में हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन अप्लाई करते हैं तो उसमें सरकार की तरफ से आपको डायरेक्ट सब्सिडी मिलती है। अब एक सवाल और आता है कि मान लीजिए मेरी सैलरी 10,000 है, मेरी सैलरी 20,000 है, मेरी सैलरी 50,000 है या मेरी सैलरी 1 लाख है। ये सारे लोग पूछते हैं कि मुझे कितना होम लोन मिलेगा, यानी मैं कितना होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हूं। देखो इसका सिंपल सा प्रोसेस ये है, जितनी भी आपकी सैलरी है ना उसका 60 टाइम्स तक आप होम लोन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 है तो ये इजीली 30 लाख रुपए तक का होम लोन बैंक से ले सकता है, यानी ये 30 लाख रुपए तक का होम लोन बैंक से लेने के लिए एलिजिबल है। मिनिमम एज होम लोन की अगर हम बात करें तो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 70 इयर्स होनी चाहिए। अब 70 इयर्स का मतलब ये है कि जब आप 70 साल की उम्र में पहुंचेंगे तब तक आपका पूरा का पूरा लोन क्लियर हो जाना चाहिए। मिनिमम लोन ज्यादातर बैंक बोलते हैं कि 8 लाख का आपको लेना ही लेना पड़ेगा। अब ये कुछ फिक्स नहीं है, बहुत सारे बैंक 5 लाख भी दे देते हैं, 4 लाख भी दे देते हैं, बट एक मैं नॉर्मल क्राइटेरिया मोस्ट ऑफ द बैंक्स के लिए बता रहा हूं कि ज्यादातर बैंक ये बोलते हैं कि 8 लाख का कम से कम आपको लोन लेना ही लेना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ रुपीस तक का होम लोन बैंक ऑफर करता है। इन सब के अलावा कम से कम आपको 5 साल के लिए होम लोन लेना ही पड़ेगा। यानी बैंक ये बोलता है अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 1 साल के लिए ही होम लोन दे दीजिए, कम से कम 5 साल के लिए तो आपको होम लोन लेना ही पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा 30 इयर्स के लिए आप होम लोन ले सकते हैं। अब उसके बाद एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं LTV यानी लोन टू वैल्यू। अब LTV की अगर हम बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि बैंक आपको यह बोलता है कि अगर आप 1 लाख से लेके 30 लाख रुपए तक का होम लोन लेते हैं तो इस केस में बैंक ये बोलता है कि 90% जो अमाउंट है वो मैं आपको लोन की फॉर्म में दे दूंगा, बची हुई 10% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप 30 लाख रुपए का घर खरीदते हैं तो बैंक ये बोलता है कि 27 लाख रुपए तो मैं आपको लोन दे दूंगा, लेकिन जो बचा हुआ 3 लाख है ये आपको खुद ही डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। इन सब के अलावा जो भी आप घर परचेज कर रहे हैं, जब तक इसका पूरा का पूरा लोन क्लियर नहीं हो जाता, बैंक इस घर के ऊपर एक चार्ज क्रिएट करके रखेगा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्टगेज।
अब इसका साधारण शब्दों में मतलब ये है कि ये घर बैंक के पास गिरवी है, कब तक? जब तक पूरा का पूरा लोन क्लियर नहीं हो जाएगा। जिस दिन आपने पूरा का पूरा लोन बैंक का क्लियर कर दिया, उस दिन आप बैंक से जाके एनओसी ले सकते हैं, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसके बाद बैंक ये बोलता है कि अगर आपके घर की वैल्यू 30 लाख से लेके 75 लाख रुपए तक है, तो इस केस में बैंक ये बोलता है कि 80% की अमाउंट मैं आपको लोन के फॉर्म में दे दूंगा, लेकिन 20% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपका घर 60 लाख रुपए का है, तो इस केस में बैंक ये बोलता है कि 48 लाख रुपए तो मैं आपको लोन दे दूंगा, लेकिन बचा हुआ 12 लाख रुपए आपको खुद ही डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आपका घर 75 लाख रुपए से ऊपर की वैल्यू का है, तो इस केस में बैंक ये बोलता है कि 75% तो मैं आपको लोन दे दूंगा और बचा हुआ 25% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर आपका घर 1 करोड़ रुपए का है, तो इस केस में बैंक बोलता है कि 75 लाख रुपए मैं आपको लोन दे दूंगा, बचा हुआ 25 लाख रुपए आपको खुद ही डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक बार हम बेसिक स्टेप समझ लेते हैं कि ठीक है, आज आपने जाके बैंक में एक एप्लीकेशन दी होम लोन अप्लाई करने के लिए, तो इस एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस रहेगा। देखो, सबसे पहले बैंक की टीम आपकी बेसिक केवाईसी को चेक करेगी। आपके पैन कार्ड से आपके सिविल स्कोर को चेक किया जाएगा कि कहीं पास्ट में ऐसा तो नहीं आपका सिविल स्कोर खराब रहा हो या आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री पास्ट में है वो खराब रही हो। अगर आपका सिविल स्कोर और आपकी पास्ट की क्रेडिट हिस्ट्री एकदम परफेक्ट है, तो ये जो प्रोसेस है, यानी जो आपकी एप्लीकेशन है, ये क्रेडिट टीम के पास फॉरवर्ड कर दी जाएगी। अब क्रेडिट टीम का क्या काम रहेगा? क्रेडिट टीम फील्ड इन्वेस्टिगेशन करेगी। बेसिकली जो आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी पर विजिट की जाएगी। वहां देखा जाएगा कि कहीं ये प्रॉपर्टी इलीगल एरिया में तो नहीं बनी हुई या फिर कुछ ऐसा डिस्प्यूट तो इस प्रॉपर्टी से नहीं जुड़ा हुआ। अगर क्रेडिट टीम को लगता है कि सारा का सारा प्रोसेस परफेक्ट है और प्रॉपर्टी में कुछ भी इश्यू नहीं है, तो ये जो प्रोसेस है ये ब्रांच बैंकिंग की टीम के पास फॉरवर्ड कर दिया जाता है और लगभग 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको एक सैंक्शन लेटर दे दिया जाता है। सैंक्शन लेटर का मतलब ये नहीं है कि पैसा आपके अकाउंट में या फिर जिससे आप घर खरीद रहे हैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। सैंक्शन लेटर का मतलब ये है कि आपको एक ऑफर एक्सेप्ट करने को दिया जाता है। अगर आप सैंक्शन लेटर पे साइन करते हैं कि ठीक है मुझे होम लोन चाहिए और आप बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेटिस्फाइड हैं, तो उस केस में आपको सैंक्शन लेटर पर साइन करना होगा। उसके बाद लगभग 3-4 दिन के अंदर ही जो भी लोन की अमाउंट है वो डिसबर्स कर दी जाती है और लोन की अमाउंट आपको नहीं मिलेगी, डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाएगी जिससे भी आप घर परचेज कर रहे हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस होम लोन के केस में रहता है। अब उसके बाद हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस किस प्रकार के होम लोन ऑफर करता है। बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट किए हैं बहुत ही ज्यादा कम और आज के समय 6.75% से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी दूसरा बैंक ऑफर नहीं कर रहा। वेल, एसबीआई का जो सबसे पहला होम लोन है उसे एसबीआई बोलता है एसबीआई फ्लेक्सी पे होम लोन। अब ये एसबीआई केवल सैलरीड क्लास लोगों को ऑफर करता है, यानी वो लोग जो जॉब करते हैं उन्हें जो होम लोन एसबीआई ऑफर करता है उसे एसबीआई बोलता है एसबीआई फ्लेक्सी पे होम लोन। इस केस के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? यहाँ पर ये जो होम लोन है ये ज्यादा से ज्यादा आप 30 इयर्स तक ले सकते हैं। इसको लेने के लिए मिनिमम एज आपकी 21 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 70 इयर्स होनी चाहिए। इन सब के अलावा अगर कोई वुमेन बोरोवर इस केस में होम लोन लेती है, यानी कोई सैलरीड वुमेन बोरोवर है, तो उस केस में 0.5% की कंसेशन भी एसबीआई के द्वारा दी जाती है। इन सब के अलावा अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो 0.40% की प्रोसेसिंग फीस भी एसबीआई चार्ज करता है। अब इसका मतलब यह है कि जितनी भी अमाउंट का आप होम लोन लेंगे उस पे 0.40% की प्रोसेसिंग फीस बैंक के द्वारा चार्ज की जाएगी। अब ये प्रोसेसिंग फीस कम से कम 10,000 और मैक्सिमम 30,000 ही बैंक चार्ज करेगा। दूसरे प्रकार का जो होम लोन एसबीआई ऑफर करता है उसे हम बोलते हैं एसबीआई होम लोन टू नॉन सैलरीड, यानी ये एसबीआई उन लोगों को ऑफर करता है जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं। तो इस केस में एसबीआई की केवल यही टर्म्स एंड कंडीशन है, चाहे तो आप प्रोपराइटर हो यानी आप अकेले ही अपने बिजनेस के मालिक हो, या फिर अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, या फिर आप अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, यानी आप किसी भी तरीके से अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। एसबीआई की टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप इस सेम बिजनेस में पिछले 3 साल से होने चाहिए। इन सब के अलावा
पास्ट में आपका किसी भी प्रकार का कोई भी लोन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। यानी ये केवल दो ही टर्म्स एंड कंडीशन एसबीआई रखता है होम लोन देने के लिए नॉन सैलरीड क्लास लोगों के लिए। अब इस केस में मिनिमम एज में चेंज आ जाता है, यानी सैलरीड क्लास के लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स थी, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स एसबीआई ऑफर करता है। उसके बाद होम लोन 30 ईयर्स के लिए ही आप मैक्सिमम ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़ रुपए का होम लोन एसबीआई सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को ऑफर करता है। इन सब के अलावा इस केस में भी 0.40% की प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ेगी। जो भी कस्टमर होम लोन लेगा, जितने भी अमाउंट का होम लोन लेगा, उसे 0.40% की प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ेगी। तीसरे प्रकार का जो होम लोन एसबीआई ऑफर करता है, ये एसबीआई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ऑफर करता है। अब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सरकारी कर्मचारियों को जो एसबीआई होम लोन ऑफर करता है उसे एसबीआई प्रिविलेज होम लोन का नाम दिया गया है। अब इस केस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग फीस पे करने की जरूरत नहीं है। यानी पीछे जो सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरीड क्लास लोग 0.40% की प्रोसेसिंग फीस पे कर रहे थे, वो किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग फीस एसबीआई में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पे करने की जरूरत नहीं है। इन सब के अलावा मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 75 ईयर्स तक आप रख सकते हैं। उसके बाद एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं बीटी, बैलेंस ऑफ ट्रांसफर। अब इस केस में मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का होम लोन एचडीएफसी बैंक में चल रहा है और यहां पर यह व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना होम लोन एचडीएफसी बैंक से ट्रांसफर करके मान लीजिए किसी भी दूसरे बैंक में, मान लीजिए ये व्यक्ति चाहता है मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना होम लोन ट्रांसफर कर लूं। तो जब हम एक बैंक से दूसरे बैंक में अपना होम लोन ट्रांसफर करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रांसफर। अब कोई भी व्यक्ति ऐसे तो किसी बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर नहीं करेगा। जब सामने वाला बैंक पहले वाले बैंक के मुकाबले अच्छे ऑफर्स प्रोवाइड करता है तो उस केस में बहुत सारे कस्टमर्स एक बैंक से अपना होम लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब एसबीआई इस केस में क्या क्या ऑफर्स देता है दूसरे बैंक के कस्टमर को, तो एसबीआई इस केस में बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति सामने वाले बैंक से हमारे बैंक में होम लोन ट्रांसफर करेगा तो हम किसी भी प्रकार की प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे। इन सब के अलावा अगर कोई वुमेन बोरोवर अपना होम लोन ट्रांसफर करती है तो उस केस में आपको होम लोन के ऊपर एक्स्ट्रा कंसेशन भी मिलेगा, अप टू 0.5% का कंसेशन एसबीआई ऑफर करेगा। इन सब के अलावा ऐसे केस में एसबीआई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति होम लोन लेता है 30 लाख रुपए का। अब 30 लाख में से मान लीजिए इस व्यक्ति को घर की कंस्ट्रक्शन करनी है और पहले साल इसने केवल 10 लाख रुपए ही यूज किए। अब इसको पूरे 30 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। इसने जितनी अमाउंट यूज की है केवल उतनी ही अमाउंट के ऊपर इसको बैंक को इंटरेस्ट पे करना होगा। इसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो इस केस में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी कस्टमर को दी जाती है। उसके बाद आता है जो एसबीआई डिफेंस पर्सनल्स को होम लोन ऑफर करता है, चाहे आप आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स किसी भी बैकग्राउंड से हो, उन्हें जो एसबीआई होम लोन ऑफर करता है उसे एसबीआई शौर्य होम लोन का नाम दिया गया है। इस केस में भी प्रोसेसिंग फीस 0 है। इन सब के अलावा मैक्सिमम 30 इयर्स के लिए होम लोन मिल सकता है। वुमेन बोरोवर को एक्स्ट्रा कंसेशन दिया जाता है। बाकी सारा का सारा सेम प्रोसेस जो हमने पीछे डिस्कस किया था। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसे हम होम लोन टॉपअप बोलते हैं। होम लोन टॉपअप का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक होम लोन चल रहा है 50 लाख रुपए का। अब मान लीजिए इस व्यक्ति को और लोन की जरूरत है, यानी इस लोन के ऊपर एक्स्ट्रा और लोन चाहिए। मान लीजिए इसे 10 लाख रुपए की और आवश्यकता है। तो जब लोन के ऊपर और लोन लिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं होम लोन टॉपअप। तो ये बेसिक सा स्टेप होता है होम लोन टॉपअप का। इन सब के अलावा यहाँ पे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि बेसिकली कौन सा बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है और कितनी प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रहा है। यहाँ पे आपको सबसे सस्ता होम लोन कोटक महिंद्रा बैंक का दिखाई जरूर देगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो यहाँ प्रोसेसिंग फीस और अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर करें तो कोटक महिंद्रा बैंक ज्यादा प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है एज कंपेयर टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जब हम ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं तो आज के समय सबसे सस्ता होम लोन हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ही मिलता है। आई होप होम लोन से जुड़े हुए आपके सारे सवाल क्लियर हो चुके हैं। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।